आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजकुमार सिमली आप सभी का राज शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे EU यूरोपियन यूनियन में हम उससे महत्वपूर्ण शब्दावलियां व उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो मैं पहले आपको बात बता दूं, यूरोपियन यूनियन इसमें वर्तमान में 27 सदस्य हैं। कितने सदस्य देश हैं? 27 सदस्य देश हैं। अब इससे महत्वपूर्ण जो शब्दावली हैं उनकी अपन बात करें तो उनमें मैं सबसे पहले इससे जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनका अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसमें EU की जो शब्दावलियाँ हैं उनमें एक पोल सॉवरेनिटी, एक एकत्रित संप्रभुता, लोकतांत्रिक घाटा, एकत्रित संप्रभुता, लोकतांत्रिक घाटा, उसके बाद में एक है यूरोजोन, उसके बाद कोपेनहेगन का मानदंड और पिक्स के बाद में शांगेन वीजा और स्विंग 16। अपन इन सभी की आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब अपन सबसे पहले पोल सॉवरेनिटी, एकत्रित संप्रभुता की चर्चा करते हैं। एकत्रित संप्रभुता क्या होती है? जैसे EU में 27 सदस्य देश हैं, तो ये 27 सदस्य देश है ना, वो अपनी एक एकत्रित यानी अपनी एक यूनिटी, एक संप्रभुता को बनाए रखते हैं। यानी सभी सदस्य देशों की एक संप्रभुता होती है। ये सभी एक राष्ट्र की तरह व्यवहार करती है। यानी ऐसे नहीं कि मैं अलग राष्ट्र हूँ, ये सारे एक राष्ट्र हैं, उसकी तरह ये व्यवहार, एकल संप्रभुता पाई जाती है इसमें। और इनमें एकल सुरक्षा होती है, एकल इनकी विदेश नीति है और एकल ही मौद्रिक नीति होती है। इनकी जो सभी के ना एकल विदेश नीति होती है, एकल मौद्रिक नीति और एकल ही सुरक्षा होती है। यानी हम सारे अलग अलग नहीं है, हम सभी एक हैं। इस सिद्धांत पे काम करते हैं। संप्रभुता को इकट्ठा कर रखा इन्होंने, जबकि विदेश नीति संप्रभु देशों की अलग अलग होती है। आपने सुना होगा हर अलग स्वतंत्र संप्रभु जो राष्ट्र होता है उन सभी की विदेश नीतियाँ अलग अलग होती है। पर इन 27 देशों की, इन सभी EU के जो सभी सदस्य देश हैं इनकी एक है और ये सभी सदस्य क्या इसका समर्थन करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में अपन अगली शब्दावली है वो है लोकतांत्रिक घाटा। लोकतांत्रिक घाटा क्या होता है? जैसे ये सदस्य देश हैं EU के, इन सदस्य देशों को EU की बात का समर्थन करना पड़ता है। जो EU कहेगा वो ही ये 27 देश इनकी बातों को मानने को बाध्य होंगे, यानी इनको बातों का समर्थन करें। EU की संसद है जो कानून बनाती है, EU की संसद है जो कानून बनाएगी, यानी वहाँ की कार्यपालिका, PM और राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री, जो भी कानून बनाएंगे वही मान्य होंगे। विभिन्न देशों के जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सभी देशों के अलग अलग निर्वाचित प्रधानमंत्री, वो अलग अलग देशों के निर्वाचित सदस्य हो गए। तो वो क्या है, जनता क्या चाहती है? अपन होते हैं अपने नेताओं से, अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे क्या उम्मीद होती है कि वो अपने हितों की पूर्ति करें। तो यहाँ भी जनता की यही होती है कि वो अपने प्रतिनिधियों को उम्मीद रहती है कि वो अपनी जो समस्या उनका निवारण करें, उनकी उम्मीदें हैं, जो उनके भी लक्ष्य हैं उनको पूरा करें। पर यहाँ पे होता क्या है, इसे घाटा इसलिए बोलते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है वो जनता की बातों को न मान के और किन की बातों को मानता है, EU की बात का समर्थन करता है। जैसे जनता क्या चाहती है कि गैस पर सब्सिडी हो। जनता क्या चाहती है कि गैस पे सब्सिडी हो, राशन की वस्तुएं सस्ती हो, इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ती हो, जो भी है, मान लो कारें उरे जो भी है सस्ती हो। जनता अपना हित चाहती है। और EU क्या कहता है कि नहीं, गैस महंगी है और हम इससे इतनी सस्ती या इतनी सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकते। यानी घाटा किसका हुआ? जनता का नुकसान। तो इसे लोकतांत्रिक घाटा कहता है। नागरिकों की बजाय, यानी ये जो प्रतिनिधि होते हैं ये नागरिकों की बजाय किसका समर्थन करते हैं? EU का समर्थन करते हैं, ना कि जनता के हितों की पूर्ति। इसलिए इसे लोकतांत्रिक घाटा कहते हैं। अब अगले शब्द है यूरोजोन। यूरोजोन क्या होता है? वो देश जहां यूरो मुद्रा का प्रचलन होता है। यानी एक प्रकार से पूरा अपन बोलते हैं ना, ये जोन है, ये डार्क जोन है, ये वो जोन है, तो ऐसे ये यूरोजोन है। इसमें यानी पूरा यूरो मुद्रा का प्रचलन होता है। यूरोजोन को EU का मौद्रिक संघ कहते हैं। यानी जो उसकी मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीतियों का जो संघ है वो यूरोजोन को कहते हैं। और इसमें कुल 27 देशों में से, अब देखो सबसे रोचक बात यह होगी कि कुल 27 देशों में से 27 देश हर एक है EU के हैं, और इनमें से देखो 20 देश हैं, ओनली 20 जो मौद्रिक संघ के सदस्य है, बल्कि 7 नहीं है। अब इसका मौद्रिक संघ का निर्माण कब हुआ? 1999 में। और इसने यानी पूर्ण रूप से
निर्माण किया, यानी सभी वो लागू किए, वो किया 2002 से। और ये कितने देशों में है प्रचलित? ओनली 27 में से 20 देशों में, 7 देश इसके नहीं है मौद्रिक संघ के। अब यूके ये जो मौद्रिक संघ है ईयू का, ये क्या है? ये एक केंद्रीय बैंक है। क्या है ये? केंद्रीय बैंक। जैसे अपने कौन सा होता है, अपने जैसे भारत की बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, तो ऐसे ये ईयू का जो एक केंद्रीय बैंक है वो ये मौद्रिक संघ है। अब ये केंद्रीय बैंक है, अब इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे? ये जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। फ्रैंकफर्ट की अपन ने पहले भी चर्चा करी थी, और आज यही वही फ्रैंकफर्ट है जर्मनी का, यहाँ पे इसका ईयू का मौद्रिक संघ है, इसका मुख्यालय है। और ये 7 में नहीं है, 7 देश से हैं वो ईयू के सदस्य नहीं है। 2 देश हैं स्वीडन और डेनमार्क, ये यूरो को नहीं अपनाते हैं। कौन से 2 देश हैं जो कि ईयू को नहीं अपनाते हैं? स्वीडन और डेनमार्क। इनकी क्या है? खुद की मुद्रा है। 7 देश हैं और 5 देश है वो उनका अलग ही वो है। ठीक है जी, ये क्या हुआ? यूरोजोन यानी मुद्रा से। अब पिग्स से आप वो पिग्स सुअर वाला पिग्स नहीं समझे, ये पिग्स क्या है? ईयू के जो 5 देश हैं उनके जन फर्स्ट नेम से होता है। 5 देशों का शुरुआती अक्षर है, यानी पी से पुर्तगाल, इटली, आयरलैंड, ग्रीस और स्पेन। PIGS, आई से आयरलैंड और इटली और ये ग्रीस और ये स्पेन, यानी फिक्स। ठीक है जी। अब इसे घाटे का बजट अपनाते हैं। अब ये जो फिक्स देश है, ये 5 देश है, ये क्या होता है? इनके ये जो सारे देश हैं इनको घाटे का बजट अपनाते हैं, यानी ये जो जितना अपन यानी कि अपनी कमाई होती है जैसे 50 पैसे, ये खर्चा कर लेते हैं 1 रुपये, यानी इसे घाटे का बजट बोलते हैं। और ये फिर क्या होता है? ईयू से सर्वाधिक मुद्रा की मांग करते हैं, यानी कि हमें और बजट दो, हम इतना, यानी लोगों का लोकतांत्रिक यानी कल्याणकारी योजनाओं के लिए और उन पे बजट ज़्यादा खर्चा कर, जबकि ईयू इनको पाबंद करता है कि आपको इतना ही करना है। यदि उन्होंने 50 करोड़ का बजट दिया तो ये 1 करोड़ का बजट कर देते हैं खर्च, यानी कल्याणकारी योजनाओं पे ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो यूरो मुद्रा की मांग सर्वाधिक करते हैं। और मौद्रिक, इससे क्या है? यदि आमदनी कम जितनी होगी और उससे ज़्यादा खर्चा करेंगे तो क्या है? संकट आएगा, आर्थिक संकट। तो ऐसे है, ये खर्चा ज़्यादा करते हैं। और इन 5 देशों में ये इनमें जो संकट है वो ये 5 देश हैं, और इसे मौद्रिक संकट का आगमन होता है। अब इसके बाद में अपन स्विंग 16 कोपेनहेगन मानदंड, इसके बाद में अगली शब्दावली आती है वो है कोपेनहेगन मानदंड। इसमें क्या है? वे निश्चित मानदंड होते हैं। एक यानी कि कोपेनहेगन मानदंड ऐसा है कि इसके 3 जो अपने एक मानदंड होते हैं कि इनको पूरा करोगे तो ही आप इसकी सदस्यता लोगे। जैसे अपन कहीं भी किसी भी संस्था में या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के अपने को क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे इनका भी यही है कि सदस्य वही बन सकते हैं जो इनकी पूर्ति करने पर ईयू के सदस्य बनेंगे। तो ये 3 मानदंड कौन से हैं? एक तो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो, लोकतांत्रिक यानी दिखाऊ नहीं हो, वास्तविक हो, यानी वास्तविक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो। और दूसरा क्या है? मानवाधिकारों का सम्मान हो, यानी वहाँ पे मानवाधिकारों का हनन नहीं हो, मानवाधिकारों का सम्मान हो। और तीसरा क्या है? वहाँ की राजकोषीय नीति सही होनी, यानी घाटे का शिकार नहीं होना चाहिए। राजकोषीय नीति यानी आर्थिक स्थिति समृद्ध होनी चाहिए। ये कोपेनहेगन मानदंड है। अब एक आ गया स्विंग 16। स्विंग यानी अपन कहते हैं इसको स्विंग कर दो, यानी यू टर्न लेना। 1960 में जो ईयू में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके बाद में से इन्होंने क्या एक नया यू टर्न लिया इन सभी देशों ने। 1960 के दशक के बाद क्योंकि देशों की अर्थव्यवस्था स्विंग करने, यानी 1960 के देशों के बाद इनकी अर्थव्यवस्था एकदम से बढ़ी थी। ठीक है, यह है स्विंग, इकोनॉमिक स्विंग का। अब एक है सांगेन वीजा, अंतिम शब्दावली। सांगेन वीजा वो होता है जैसे अपने को ईयू के 27 देश है और 27 में से अपने को 2 देशों में जाना हो या 27 देशों में चलो जाना हो अपने को, तो क्या आज अपन यदि किसी दूसरे देश में जाते हैं तो अलग अलग देशों में जाते हैं तो अलग अलग वीज़ा की जरूरत पड़ती है। वैसे ईयू के जो देश है 27 देश, इनमें जाने के लिए अपने को एक ही वीज़े की जरूरत होगी। एक वीज़ा बनवा लो, उससे आप ईयू के किसी भी देश में आ जा सकते हो।
यानी आपका एक वीज़ा जारी हो जाता है तो इससे आप समस्त देशों में एक ही वीजे से आ जा सकते हो। सांगेन यानी सभी का सामूहिक। और सांगेन वीज़ा की जो संधि थी ये कब हुई थी? 1985 में। आपसे ये पूछ सकता है। और यदि ये पूर्ण रूप से लागू कब हुई थी? ये 1905 से हुई थी, 1995 95 से हुई थी। तो ये अपन ने इससे जो EU से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी की चर्चा की। बाकी अपन आगे भी इसी सेशन में इससे संबंधित EU का जो वर्तमान स्वरूप है इसके बारे में और चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।